गांव के बिल्कुल बीच में बने इस खाली मैदान में इस समय लगभग गांव के सभी पुरुष मौजूद थे और बीच में एक शानदार कुर्सी पर इस समय प्रधान रचित ठाकुर बैठे थे। तो तुम ये कहना चाहते हो कि लड़की की गलती है? ये प्रधान रचित ठाकुर की आवाज थी, जो अपने सामने खड़े लड़के से सवाल पूछ रहे थे। एक मिनट रुक जाइए प्रधान साहब, अचानक उस भीड़ को एक महिला की आवाज ने चीर दिया। फिर उन्होंने हैरानी से पलटकर पीछे देखा। भीड़ को चीरती हुई वो वहां पहुंची। वह काली साड़ी में थी और उसने सिर पर हल्के रंग का पल्लू ले रखा था। रचित हैरानी से उसे देख रहे थे। न्याय करने से पहले मैं आपको बता दूं, यह आपका नहीं हमारा अपराधी है। उसने प्रधान रचित ठाकुर की आंखों में आंखें डालकर ये बात कही और अब उस लड़के के पास आ गई। तो बताओ, अभी क्या कह रहे थे तुम कि लड़की की गलती है? वह सख्ती से पूछ रही थी, जबकि गांव के पुरुष हैरानी से उस सुंदर औरत को देख रहे थे कि वह कौन है। आज से पहले तो किसी ने उसे नहीं देखा था। हाँ, उसी की गलती है, लड़के ने पूरे विश्वास के साथ जवाब दिया। तभी अचानक उसका हाथ उठा और एक जोरदार थप्पड़ उस लड़के के चेहरे पर निशान छोड़ गया। सबने बेहद अविश्वास के साथ उस लड़की को देखा। झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? वह सख्ती से सवाल पूछते हुए उस लड़के को शर्मिंदा कर रही थी। एक मिनट, ये सब क्या हो रहा है? प्रधान साहब, कौन है ये औरत और ये ऐसे कैसे इस पंचायत में आ गई है? आज से पहले इस पंचायत में कभी किसी औरत ने आने की कोशिश नहीं की। ये पंचायत के नियमों के खिलाफ है। हर तरफ से लोगों के सवाल आने लगे। रचित ठाकुर अपनी कुर्सी से उठे। उन्होंने हाथ से इशारा किया तो सब शांत हो गए। आप लोग इन्हें नहीं जानते? वह हैरानी से सब पुरुषों से पूछ रहे थे। चलिए मैं आपका परिचय करवाता हूँ। आपके सामने खड़ी महिला हमारी पत्नी शिवानी गुप्ता है और अगर वह खुद चलकर पंचायत में आई है तो जरूर कोई महत्वपूर्ण बात होगी। और अगर उन्होंने कहा कि इस मामले का फैसला वो करेंगी तो फैसला वही करेंगी और ये मेरा आदेश है। रचित ठाकुर की बात पूरी होते ही सब पुरुषों के सिर तुरंत झुक गए। रचित ने अपने पीछे खड़े आदमी को इशारा किया, श्रीमती जी के लिए कुर्सी लाओ। कुछ ही क्षणों में आदेश का पालन हुआ। आप यहाँ आकर बैठिए और आराम से बताइए कि मामला क्या है। रचित के कहने पर शिवानी ने पलटकर उन्हें देखा और अपनी साड़ी का पल्लू कंधे के चारों ओर ठीक करती हुई पूरे सम्मान और आत्मविश्वास के साथ उनके सामने आई। एक पल के लिए वह रुकी। उसने पलटकर भीड़ में खड़े पुरुषों में से अंश शर्मा को देखा। वह उसे ही देख रहा था। उसके देखने पर शिवानी के होठों पर एक तीखी मुस्कान आ गई। अंश के माथे की नसें तन गई थी। शिवानी रचित के बराबर में आकर बैठ गई। एक मुस्कुराती नजर रचित पर डालते हुए रचित दोबारा अपनी कुर्सी पर बैठ चुके थे। वह उनके करीब झुकी। प्रधान साहब, कैसी लगी मेरी यहाँ की एंट्री? उसने मुस्कुराकर पूछा। रचित की मुस्कान और गहरी हो गई। एकदम चरम दृश्य था श्रीमती जी। रचित ने अपना चश्मा साफ करते हुए उसकी तरफ बढ़ाया। उसने तुरंत उसे पकड़कर आंखों पर लगा लिया। इसे यहाँ लाओ। वह रचित से नजरें हटाए बिना वहां खड़े लोगों से कह रही थी। लोगों ने उस लड़के को शिवानी के कदमों के सामने जमीन पर बिठा दिया। हम शरीफ क्या हुए, यहाँ तो पूरा गांव बदमाश बन गया। उसने एक नजर पूरे गांव के पुरुषों पर डाली। अब किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आंख भी उठाकर देख सके। तो श्री राम प्रसाद। उसने जमीन पर बैठे लड़के के कंधे पर अपना पैर रखा और चश्मा अपनी नाक पर ठीक किया। रचित ने चौंक कर उसे देखा। ओह सॉरी, मैं अभी अभी दिलवाले फिल्म देखकर आई हूँ ना। क्या शानदार संवाद है, वह रचित के करीब झुककर उन्हें बता रही थी, जो बस अफसोस से सिर हिलाते हुए रह गए। शिवानी दोबारा उस लड़के की तरफ मुड़ी। तो तुम ये कहना चाहते हो कि लड़की की गलती है? उसने अपना सवाल दोहराया। लड़की की गलती है श्रीमती जी। अचानक भीड़ से किसी दूसरे लड़के की आवाज आई। शिवानी ने चश्मा उतारकर रचित की तरफ बढ़ाया और कुर्सी से उठ खड़ी हुई। रचित ने उसका उछाला हुआ चश्मा हवा में ही पकड़ लिया। सामने आओ, उसने सख्ती से आदेश दिया तो वह लड़का सामने आ गया। तुम कौन हो? शिवानी ने उसे सिर से पैर तक देखा। मैं लड़की का भाई हूँ और मैं जानता हूँ मेरी बहन की गलती है। मैं खुद। वह अभी बोल ही रहा था कि शिवानी ने एक बार फिर अपना नाजुक हाथ उठाया और इस बार थप्पड़ उसके गाल पर पूरी ताकत से जड़ दिया। सबके हाथ आश्चर्य से मुंह तक पहुंच गए। अरे बेवकूफ, तुम्हें इतनी समझ नहीं? जब मैं बात कर रही हूँ तो मेरी बात काटने की कोशिश मत करना। ये थप्पड़ तुम्हें क्यों मारा, समझ आया? इधर देखो मुझे। वह लड़का शर्म से सिर झुका गया तो शिवानी ने अगला आदेश दिया। उसने चेहरा उठाकर शिवानी को देखा। ये चेहरा और आंखें कभी मत भूलना। जब प्रधान रचित ठाकुर की पत्नी बोलती है तब तो प्रधान रचित ठाकुर की भी हिम्मत नहीं होती कि वो मेरी बात काटे। फिर तुमने ये हिम्मत कैसे कर ली?
उसने मुख्य द्वार के नौकर को अपने पास आने का इशारा किया। मुख्य द्वार का नौकर उसके करीब आया। शिवानी ने उसके हाथ से बंदूक पकड़ ली और अब वो बंदूक उस लड़के के माथे पर थी। रचित आराम से अपनी कुर्सी पर बैठकर ये सब देख रहे थे। मन तो कर रहा है कि गोली तुम्हारे दिमाग में डाल दूं, मगर आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, इसलिए कोई हल्की सजा देते हैं। अब बताओ, वहां धूप में और 100 उठक बैठक लगाओ। सब हैरानी से शिवानी की बातें सुन रहे थे। चेहरा क्या देख रहे हो, जाओ ना। शिवानी ने बंदूक का पिछला हिस्सा उसके कंधे पर मारा तो वह तुरंत भागा। हाँ, अब भी किसी को कुछ कहना है? उसने भीड़ को देखते हुए सवाल पूछा, जो पूरी तरह शांत हो चुकी थी। तो प्रधान साहब, लड़की को पंचायत में बुलाइए। उसने अब आदेश सुनाया। मगर श्रीमती जी, रचित ने कुछ कहना चाहा। हमने आपसे कहा ना डियर हस्बैंड जी, लड़की को पंचायत में बुलाया जाए। वह आदेश देती हुई सबके होश उड़ा गई। अब दूध का दूध और पानी का पानी इन सब पुरुषों के सामने ही होगा। उसकी आंखों में गहरा संतोष था। रचित ने उसके आदेश पर सिर हिला दिया था। शिवानी ने बंदूक मुख्य द्वार के नौकर की तरफ उछाल दी, जिसने उसे हवा में ही पकड़ लिया। ये कहानी का शीर्षक था। अब पूरी कहानी शुरू होती है। तुम सिर्फ मेरा प्यार नहीं हो शिवानी, तुम मेरी जिंदगी के सबसे अनमोल पूंजी हो, और मैं अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ तुम्हें ही चाहूंगा। हम हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार शादी करेंगे और तुम ही मेरी जीवन संगिनी बनोगी। और उसके कान में प्यार भरी बातें कहते हुए उसके मांग में सिंदूर, हाथों में सोने की अंगूठी पहना चुका था, और उसके सामने खड़ी शिवानी गुप्ता के चेहरे पर पूरी दुनिया की खुशी चमक रही थी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने पूरी दुनिया जीत ली हो। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ अंश। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने घर के सभी लोगों को हमारी शादी के लिए मना लिया। वह सच में बहुत खुश थी। जब प्यार सच्चा हो तो घर वाले रुकावट नहीं बनते। बस तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाए, फिर हम शादी करेंगे। शिवानी, मैं बहुत बड़ा बिजनेस बनाना चाहता हूँ और उसके लिए मैं बहुत मेहनत करूंगा। फिर हम शादी करेंगे। वह अब उसका हाथ पकड़ते हुए नरमी से उसे अपने भविष्य की योजनाएं बता रहा था। उसके सामने खड़ी 18 साल की शिवानी कुछ हैरान हुई। क्या मतलब, तुम बिजनेस करोगे? अपना इतना अच्छा काम तो गांव में ही है। तुम रचित साहब के साथ जमीनों पर काम कर सकते हो। अगर तुम घर के पुरुषों से अलग हो जाओगे तो कैसे चलेगा अंश? वह तुरंत चिंतित हो गई। उसकी बात सुनकर अंश के चेहरे पर हल्की नाराजगी दिखाई दी। तुम्हें अच्छी तरह पता है शिवानी, मुझे गांव की जमीनों और पंचायत के मामलों में बिल्कुल भी रुचि नहीं है। मुझे व्यापार में रुचि है और इसी वजह से मैं विदेश जाना चाहता हूँ। भारत में जो व्यापार 10 साल में आगे बढ़ेगा, अगर वही मेहनत मैं विदेश में करूंगा तो 5 साल में ही बहुत आगे पहुंच सकता हूँ। इसलिए मैं फैसला कर चुका हूँ मुझे क्या करना है। वह अपने इरादों को लेकर पूरी तरह दृढ़ था। तुम विदेश चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? शिवानी के चेहरे का रंग उड़ गया। ये सुनकर ही वो परेशान हो गई थी। मैं हूं ना तुम्हारे लिए। इसका क्या मतलब कि तुम्हारा क्या होगा? घर वाले हमारी शादी के लिए मान चुके हैं। जैसे ही मैं वापस आऊंगा हम शादी कर लेंगे। लेकिन शिवानी उसकी बात से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो सकी। अंश ने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। मैं तुमसे वादा करता हूँ शिवानी, मैं वापस आऊंगा तो हम शादी कर लेंगे, और मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हें मुझ पर इतना विश्वास तो होना चाहिए कि मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। और अब तुम सिर्फ पापा के दोस्त की बेटी नहीं हो, अब तुम मेरी होने वाली पत्नी भी हो, इसलिए तुम्हें छोड़ने या भूलने का सवाल ही नहीं उठता। मैं तुमसे वादा करता हूँ वहां जाकर भी तुमसे दूर नहीं हो पाऊंगा, और मैं हमेशा तुम्हारा ही रहूंगा। मैं जहां भी रहूं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा। वह एक एक शब्द पूरे विश्वास के साथ कह रहा था, और शिवानी उसकी आंखों में देख रही थी। वहां उसके लिए सिर्फ प्यार था। क्या उस पर विश्वास नहीं करेगी? अगर वह उस पर विश्वास नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा? वह अपनी सारी चिंताएं भूलकर मुस्कुरा दी। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है अंश। जाओ तुम अपना करियर बनाओ, तब तक मैं भी अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर लूंगी। शिवानी ने उसे जाने की अनुमति दे दी थी, और ये सुनकर अंश के होठों पर एक आकर्षक मुस्कान आ गई। मैं तो पहले से जानता हूँ कि तुमसे ज्यादा समझदार इस घर में कोई नहीं, और मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। तुम्हें कभी अपने फैसले पर पछताना नहीं पड़ेगा। उसके सामने खड़ा 20 साल का अंश उसे बहुत से वादे कर चुका था। वह उन दोनों की आखिरी बातचीत और आखिरी मुलाकात थी। फिर वो उस हवेली से ही नहीं, गांव और देश से भी बहुत दूर चला गया, और शिवानी ने एक एक दिन उसके इंतजार में बिताया। अब वो पूरे 6 साल के बाद वापस हवेली आ रहा था। शिवानी के 6 साल के इंतजार का फल बहुत जल्द उसे मिलने वाला था, मगर समय उसके साथ कैसा मजाक करने वाला था ये वो नहीं जानती थी। गुलाबी रंग की सुंदर साड़ी पहने वह सीढ़ियां उतरकर नीचे आई। आंटी, आपने अंश का कमरा तैयार करवा दिया ना?
24 साल की शिवानी की आवाज पूरी हवेली में गूंज रही थी। हाँ बेटी, सब हो गया है। लक्ष्मी ठाकुर ने उसे सुबह से शायद तीसरी बार भरोसा दिलवाया था, मगर वह इतनी खुश थी कि हर चीज बार बार जांच रही थी। आज रसोई में अंश के पसंद के सारे पकवान बन रहे थे। बस करो पागल लड़की। माँ ने उसकी हरकतों पर उसे डांटा तो उसने नाराज होकर माँ को देखा। माँ, आपको क्या हो गया है? आखिर मेरा अंश वापस आ रहा है। उसके लिए खुश नहीं होगी तो किसके लिए खुश होगी? मेरा तो मन कर रहा है कि उसी से नाचूं। वह अपने पास आती दिशा शर्मा को बांह से पकड़कर गोल गोल घुमाने लगी। दिशा खिलखिलाकर हंस पड़ी। बस करो शिवानी, पागल हो गई हो तुम? दिशा ने हंसते हुए कहा, ये प्यार होता ही ऐसा है। बड़े बड़े समझदार लोगों की समझ भी छीन ली जाती है। वह दिशा को जवाब देती हुई रसोई में पहुंची, जहां लक्ष्मी ठाकुर काम करने वाली महिलाओं को निर्देश दे रही थी। मैं कैसी लग रही हूँ आंटी? उसने उनसे पूछा। मेरी बेटी तो चांद का टुकड़ा लग रही है। लक्ष्मी ठाकुर ने उसे सिर से पैर तक देखा। उसके सुंदर लंबे काले बाल खुले हुए थे और उसकी कमर तक बिखरे हुए थे। उसे और भी सुंदर बना रहे थे। उसकी हल्की भूरी आंखें, गोरा रंग, सुंदर नैन नक्श उसे बेहद आकर्षक बनाते थे। वह सचमुच बहुत सुंदर लड़की थी। वह उनके पास जाकर उनसे लिपट गई। देखिए, आपके बेटे के प्यार में पागल हो गई हूँ। वह अपनी हालत बता रही थी। लक्ष्मी ठाकुर मुस्कुरा दी। मेरा बेटा है ही इतना अनमोल कि उसके लिए तुम पागल भी हो जाओ तो कोई बात नहीं। उनकी बात सुनकर वह एक पल के लिए हैरान हुई, फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई। हे भगवान, वो आ गया। वह तुरंत बाहर की ओर भागी, लेकिन दरवाजे की चौखट में पैर अटकने की वजह से गिरने ही वाली थी कि दो मजबूत हाथों ने उसे थाम लिया। शिवानी ने घबराकर आंखें बंद कर ली, मगर जब खुद को सुरक्षित महसूस किया तो उसे थोड़ा एहसास हुआ। अंश, उसके होठों से धीमी आवाज निकली। उसे पूरा विश्वास था उसे थामने वाला अंश ही होगा। उसने आंखें खोली, मगर उसे थामने वाला अंश नहीं था। वह 29 साल के रचित ठाकुर थे। शिवानी की मुस्कान धीमी पड़ गई। रचित साहब, उसके होठों से निकला। उसका एक हाथ रचित के कंधे पर था, दूसरा उनकी शर्ट पर, जबकि रचित का एक हाथ उसकी कमर के चारों ओर था और दूसरे हाथ से वह उसकी कलाई पकड़े हुए थे। एक पल के लिए शिवानी उनसे नजरें नहीं हटा सकी। वो बेहद आकर्षक और प्रभावशाली व्यक्त वाले व्यक्ति थे और पूरे गांव के लोग कहते थे कि रचित ठाकुर हवेली के सभी पुरुषों में सबसे सुंदर हैं। उनकी हल्की भूरी आंखें, तीखी नैन नक्श, 6 फुट से ज्यादा लंबा मजबूत शरीर, आत्मविश्वास भरा व्यक्तित्व उन्हें अलग बनाता था। इस समय वह काले रंग के सूट में थे और कंधों पर काली शॉल ओढ़े हुए थे। इस रूप में वो बेहद सम्मानित और प्रभावशाली लग रहे थे, मगर शिवानी ने उन्हें कभी उस नजर से नहीं देखा था जिस नजर से गांव की दूसरी लड़कियां देखती थी। उसके लिए वह सिर्फ पापा के दोस्त के बेटे थे। ध्यान से चला करो, अभी गिर जाती ना। रचित ने हल्की नाराजगी से उसे समझाया तो शिवानी को होश आया। वह सीधी खड़ी हो गई और रचित उसे छोड़ चुके थे। शिवानी शर्मिंदा हो गई। सॉरी रचित साहब, वो बस इतना ही कह सकी। इससे पहले कि रचित कुछ कहते, शिवानी की नजर मुख्य द्वार से अंदर आती गाड़ियों पर गई। अंश आ गया। वह खुशी से चिल्लाई और सीढ़ियां उतरकर नीचे भागी। रचित हैरानी से उस खुश लड़की को देखते हुए सिर हिलाते रह गए। सबसे पहले गाड़ी से अजय ठाकुर बाहर निकले थे। नमस्ते अंकल। वह तुरंत उनसे लिपट गई। वे हल्के से मुस्कुराए। खुश रहो मेरी बच्ची। उन्होंने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और पीछे हट गए। तब शिवानी की नजर दूसरी गाड़ी की तरफ गई। फिर वह उसे दिखाई दे ही गया। 26 साल का अंश शर्मा पूरी शान से गाड़ी से उतर रहा था और शिवानी मुस्कुराकर उसे देख रही थी। पूरे 6 साल का इंतजार किया था उसे देखने का और आज आखिरकार वह वापस आ गया था। वह इन 6 सालों में बहुत बदल चुका था। पहले से कहीं ज्यादा आकर्षक और आत्मविश्वासी हो गया था। उसकी शख्सियत में एक अलग ही निखार आ गया था। वह अपनी आंखों से काला चश्मा उतारते हुए शिवानी के करीब आया। शिवानी बेताबी से उसकी तरफ बढ़ी। कैसी हो? अंश ने मुस्कुराकर पूछा। तुम्हारे सामने हूँ, शिवानी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। वैसे तो वह उसे तस्वीरों में देखती रहती थी, मगर आज वह सचमुच उसके सामने खड़ा था। अंश से उसके फोन पर बात कभी कभी कई महीनों बाद होती थी और वह बातचीत उसे अजीब सी दूरी का एहसास कराती थी। मगर अब वह उसके सामने खड़ा था। उसके लिए विदेश से एक सफल बिजनेसमैन बनकर वापस आया था। पहले से बहुत ज्यादा सुंदर हो गई हो यार। अंश उसके करीब आते हुए बोला। प्यार से उसका गाल सहला चुका था और शिवानी गुप्ता उसकी इतनी सी तारीफ पर बस बेहोश होने की कगार पर थी। वह खुलकर मुस्कुराई थी। मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम्हें पता है, आज मैंने तुम्हारी पसंद की सारी डिशें बनवाई है। वह उसके करीब आती हुई उसका हाथ पकड़ चुकी थी। अजय ठाकुर और उसके पिताजी
तो अंदर जा चुके थे। अच्छा जी, चलो फिर खाकर बताऊंगा कि 6 साल के बाद घर का खाना क्या इतना ही स्वादिष्ट लगता है। वह उसके बाल सहलाते हुए अभी भी उसे प्यार से कह रहा था। शिवानी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा था। वह आज भी वैसा ही था, वही अंश शर्मा जिस पर वह अपनी जान छिड़कती थी। वह उसे उन्हीं प्यार भरी नजरों से देख रहा था। हाँ, अब तुम चलो अंदर। वह अभी भी गाड़ी के पास ही खड़े थे तो शिवानी को एहसास हुआ वह उसे अंदर तो लेकर आ जाए पहले। हाँ, क्यों नहीं। अंश ने मुस्कुराकर उसकी बात का समर्थन किया, मगर वह अंदर जाने के बजाय गाड़ी की तरफ मुड़ा और गाड़ी का पिछला दरवाजा खोल दिया। शिवानी हैरानी से गाड़ी की तरफ देख रही थी। फिर उसके देखते ही देखते गाड़ी में से एक लड़की बाहर निकली। 24-25 साल की, बेहद स्टाइलिश कपड़ों में सजी हुई वह किसी आधुनिक राजकुमारी जैसी लग रही थी। ये कौन है? ये कौन है? शिवानी की मुस्कान फीकी पड़ गई थी। बताता हूँ, अंदर तो चलो। अंश ने मुस्कुराकर जवाब दिया तो शिवानी भी थोड़ा शांत हो गई। हो सकता है वह अंश की कोई दोस्त हो। यही सोचते हुए सब लोग आगे पीछे अंदर चले गए। अंश लक्ष्मी ठाकुर से मिल रहा था। मैंने आपको बहुत याद किया मम्मी, वह उनके हाथ पकड़कर भावुक होकर कह रहा था। सब मुस्कुराकर ये दृश्य देख रहे थे। मोनिका ठाकुर भी उसके करीब आ गई थी। आप कैसी हैं आंटी? अंश उनके गले लगकर पूछ रहा था। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो मेरे शेर? उन्होंने मुस्कुराकर पूछा। आपके सामने हूँ, देख लीजिए, वो मुस्कुराकर कह रहा था। फिर वो कोमल गुप्ता से भी मिला। रचित ठाकुर भी अपने कमरे से बाहर आ गया था और उसके पास आकर खड़ा हो गया। कैसे हैं आप भाई? रचित ने मुस्कुराकर पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ। वह दोनों एक दूसरे के गले लगे। सबने मुस्कुराकर ये दृश्य देखा। चलो तुम तरोताजा हो जाओ, अंश में खाना लगवाती हूँ। लक्ष्मी ठाकुर की बात पर उसने बस सिर हिला दिया। मगर ये लड़की कौन है? कोमल गुप्ता के सवाल पर अंश ने मुड़कर उस लड़की को देखा। ये नेहा वर्मा है। वह सबसे उसका परिचय करवा रहा था। वह सब तो ठीक है, मगर ये तुम्हारे साथ यहाँ क्यों आई है? लक्ष्मी ठाकुर का अंश का अपने साथ एक लड़की को लाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। मम्मी, ये मेरे साथ इसलिए आई है क्योंकि ये अब यहीं रहेगी, इस घर में। शिवानी को हैरानी हो रही थी और साथ ही गुस्सा भी आ रहा था। अंश ने आज से पहले तो उसके अलावा किसी लड़की को ऐसी अहमियत नहीं दी थी। क्यों अंश, ये लड़की यहाँ क्यों रहेगी? इस बार सवाल शिवानी ने किया था। क्योंकि नेहा मेरी पत्नी है और इसलिए मेरे साथ मेरे घर में रहेगी ना। अंश के शब्द ऐसे थे जैसे किसी ने पिघलता हुआ शीशा उसके कानों में उड़ेल दिया हो और शिवानी अपनी जगह पत्थर की बन गई हो। उसकी आंखें हैरानी से पूरी खुल गई थी। वह फटी फटी नजरों से अंश को देखती जा रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने पूरे घर की इमारत उठाकर उसके सर पर दे मारी हो। ये क्या बकवास कर रहे हो अंश? सबसे पहले इस सदमे से लक्ष्मी ठाकुर बाहर आई थी। मम्मी, ये कोई बकवास नहीं है, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। मैंने 1 साल पहले नेहा से शादी कर ली थी, अपनी मर्जी से, किसी का कोई दबाव नहीं था। उसने बहुत शांति से सबके पैरों तले से जमीन खींच ली थी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम पागल हो गए हो? शिवानी तुम्हारी मंगेतर है, तुम तो उससे शादी करने वाले थे। वो प्यार मोहब्बत के दावे कहाँ गए? कोमल गुप्ता का दिल जैसे बैठ गया था। दिशा शर्मा भी हैरानी से अपने भाई को देखती हुई ये सब समझने की कोशिश कर रही थी। शिवानी की आंखों से आंसू बहते हुए उसके गालों को भिगोने लगे। वह सोच भी नहीं सकती थी कि अंश उसे छोड़कर किसी और से शादी कर सकता है। दिशा ने उसके बाजू पर हाथ रखा तो शिवानी को होश आया। उसने दिशा का हाथ अपने बाजू से हटाया और अपने भारी कदमों से चलती हुई अंश के सामने आकर खड़ी हो गई। अंश, तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? कह दो कि ये सब मजाक है। तुम सबके साथ कोई मजाक कर रहे हो ना? वह नम आंखों में उम्मीद लिए उसे देखती हुई पूछ रही थी। तो अंश ने इनकार में सिर हिला दिया। तुम मुझे बहुत प्रिय हो शिवानी, मगर मैं अब 6 साल पहले वाला अंश नहीं रहा। मैं अब एक बड़ा बिजनेसमैन हूँ, करोड़ों का कारोबार है मेरा। अब मैं बड़े लोगों के साथ बिजनेस मीटिंग करता हूँ और अब जिस दुनिया का मैं हिस्सा हूँ वहां तुम मेरी पत्नी के रूप में कभी फिट नहीं बैठ सकती। तुमने खुद को देखा है, तुम बिना सिर ढके मेरे साथ किसी बड़े रेस्टोरेंट तक नहीं जा सकती। जबकि मुझे ऐसी पत्नी चाहिए जो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके, जो मेरी पत्नी की हैसियत से बिजनेस जगत के लोगों में उठ बैठ सके। तुम तो 4 अनजान लोगों के सामने घबरा जाती हो। मैं तुम्हें अपने साथ कहीं लेकर नहीं जा सकता क्योंकि तुम्हारे और मेरे बीच में गांव की पुरानी परंपराओं की ऐसी जंजीर है जो तुम्हारे कदमों से लिपटी हुई है और तुम उन्हें तोड़कर कभी मेरे साथ आगे नहीं बढ़ सकती। वह उसे सच्चाई नहीं बता रहा था बल्कि ऐसा कठोर आईना दिखा रहा था। शिवानी अविश्वास से उसे देखती रह गई। वह कुछ भी कहने के काबिल नहीं रही। उसे तो अपने पैरों तले से जमीन खिसकती हुई महसूस हो रही थी। और जहां तक रही बात प्यार की, तो हाँ,
मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है शिवानी, आज भी करता हूँ, मगर सिर्फ प्यार हो जाना शादी करने की वजह नहीं होती। शादी के लिए बहुत कुछ देखना पड़ता है। कुछ साल पहले मैं तुम्हें अपने भविष्य में अपनी पत्नी के रूप में देखता था, मगर वो बस मेरा बचपना का फैसला था। मुझे जैसी जीवन साथी और पत्नी चाहिए थी, उस हिसाब से नेहा बिल्कुल सही थी। इसलिए मैंने उसे शादी कर ली। इतनी अच्छी लड़की से सिर्फ शादी के बारे में सोचना ही समझदारी थी। वह इतना शांत था। शिवानी अविश्वास से उसे देखती रह गई। और उन वादों का क्या अंश जो तुमने 6 साल पहले मुझसे किए थे? वह कांपती आवाज में पूछ रही थी। मैंने कहा ना शिवानी, वो बस बचपना था। तुम मेरे साथ कभी भी एक अच्छी जिंदगी नहीं जी पाती, इसलिए मैं तुम्हें किसी तरह की कठिनाई में नहीं डालना चाहता था। शिवानी का दिल चाहा कि वह उसका मुंह नोच ले। ऐसी बेवफाई की उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और मेरे 6 साल के इंतजार का क्या, जो 6 साल मैंने तुम्हारे नाम पर इस घर में बिताए, तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोचा तक नहीं। उन सब का क्या? वे अचानक उसका कॉलर पकड़कर बेबसी से चिल्लाई थी, जबकि बाकी सब बेबस और खामोश दर्शक बने उन दोनों को देख रहे थे। मुझे अफसोस है शिवानी, मैं तुम्हें बहुत पहले कहना चाहता था कि तुम मेरा इंतजार छोड़ दो, मगर फोन पर कभी हिम्मत नहीं हुई। इसलिए सोचा कि अब तुम्हारे सामने ही ये सब कह दूं। बेशर्मी की हद उस पर खत्म थी, मगर शिवानी ने अपना गुस्सा किसी तरह संभाल लिया। उसने अपने आंसू साफ किए और खुद को शांत किया। ठीक है, तो तुम्हें समस्या मेरे आधुनिक ना होने से है ना? तो मैं तुमसे वादा करती हूँ अंश, तुम जैसा चाहोगे मैं वैसी बन जाऊंगी। तुम्हारी पसंद के कपड़े पहन लिया करूंगी। तुम इस लड़की को छोड़ दो। हमारी शादी होने वाली थी ना? ये देखो, तुमने खुद ही तो ये अंगूठी मुझे पहनाई थी। मैं इन 6 सालों में एक पल के लिए भी इस अंगूठी को खुद से दूर नहीं कर पाई। मैं तुमसे जुड़ी हुई हूँ ना, तुम इसे छोड़ दो अभी के अभी। कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं इस बात को भूल जाऊंगी कि तुमने कभी किसी और से शादी भी की थी। हम तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना? वो बेबसी से विनती कर रही थी। अंश ने उसे कंधों से थाम लिया। शिवानी, अब ये संभव नहीं। तुम्हें समझना ही चाहिए। मैं अब बहुत आगे बढ़ चुका हूँ और अब मैं नेहा वर्मा को किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकता। मगर शिवानी इनकार से सिर हिलाए जा रही थी। क्यों? क्यों नहीं छोड़ सकते तुम इसे? तुम इसके लिए मुझे छोड़ सकते हो? मैं तुम्हारा बचपन का प्यार हूँ अंश। शिवानी एक बार फिर चीखी, लेकिन अंश ने उसकी बात बीच में ही काट दी, क्योंकि ये माँ बनने वाली है। अंश की आवाज ने पूरे बैठक कक्ष में सन्नाटा फैला दिया और शिवानी के हाथ कांप उठे। हम माता पिता बनने वाले हैं, अब ये संभव नहीं है। मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुका हूँ। उसका एक एक शब्द शिवानी के कानों में तेज धार वाले हथियार की तरह उतर रहा था। लेकिन अब शिवानी की सहन शक्ति जवाब दे चुकी थी। उसका हाथ उठा और अगले ही पल एक जोरदार थप्पड़ अंश के गाल पर पड़ा। शिवानी, पहली बार अजय ठाकुर की आवाज पूरे बैठक कक्ष में गूंजी। अंश का गाल पर हाथ रखे अविश्वास से शिवानी को देखता रह गया। नहीं अंकल जी, आज नहीं, आज आप हमारे बीच नहीं बोलेंगे। वह सख्ती से उन्हें बता रही थी। शायद ये अनुरोध था, मगर वहां मौजूद कोई भी ये समझ नहीं पाया। हाँ, उसके स्वर में गहरा गुस्सा और दर्द जरूर था। मुझे 6 साल यहाँ इंतजार में बिठाकर तुम वहाँ किसी दूसरे शहर में दूसरी शादी कर चुके थे। मैं यहाँ पागलों की तरह तुम्हारा इंतजार करती रही। वाह अंशर्मा वाह, मेरी वफादारी के साथ कितना बड़ा धोखा किया तुमने। वह पागलों की तरह हंसते हुए दोनों हाथों से ताली बजाने लगी। बहुत आगे बढ़ गए हो ना तुम? तो ठीक है, मैं शिवानी गुप्ता तुमसे ये वादा करती हूँ, 1 हफ्ते के अंदर मैं तुम्हारी आंखों के सामने किसी और से शादी करूंगी। और ये तुम्हारे नाम की अंगूठी, उसने अपनी उंगली की तरफ इशारा किया और फिर वह अंगूठी उतारकर पूरी ताकत से अंश के सीने पर दे मारी। अंगूठी उसके सीने से टकराकर नीचे फर्श पर गिर गई। मैंने तुमसे हमेशा सच्चा साथ निभाया, तुम्हारे हर वादे पर भरोसा किया, मगर जैसे ही तुम्हें बाहर की दुनिया मिली तुम बदल गए। मगर मैं नहीं बदली, लेकिन मैं अब एक धोखेबाज आदमी के साथ कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। और तुमने मुझे किस वजह से छोड़ा? सिर्फ इसलिए कि मैं अनजान पुरुषों के सामने सज धज कर नहीं जाती, सबसे दूरी बनाकर रखती हूँ। तुम्हें तो खुश होना चाहिए था। शिवानी में संस्कार है, मर्यादा है, मगर तुमने मुझे मेरी उन्हीं खूबियों की वजह से छोड़ दिया। तो जाओ अंश, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि ऐसे इंसान से शादी करूंगी जो गर्व से दुनिया को बताएगा ये शिवानी गुप्ता उसकी पत्नी है। और तुम उस दिन अपने इस फैसले पर पछताओगे। तुम मेरे पास वापस आओगे जब तुम्हें मेरी कीमत समझ में आ जाएगी, मगर उस दिन तुम्हें शिवानी नहीं मिलेगी, सिर्फ ठुकराया जाना मिलेगा, जैसे आज मुझे मिला है। तुमने आज मेरे ऊपर किसी और को चुना है, तो मैं भी आज से तुम्हें अपने दिल से हमेशा के लिए निकाल फेंकती हूँ। वह सख्ती से एक एक शब्द बोल रही थी और धीरे धीरे पीछे हटती जा रही थी। फिर वह रुकी नहीं, बिना रुके भागी और सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चली गई।
नीचे बैठक कक्ष में अजीब सा सन्नाटा छा गया। अब अंश झुककर वह अंगूठी उठा रहा था। मुझे तुमसे बात करनी है कोमल। मोनिका ठाकुर की आवाज ने इस खामोशी को तोड़ा था। कोमल गुप्ता ने बस सिर हिलाया और वे दोनों भी कमरे की तरफ चली गई। रचित ठाकुर बस अफसोस से अंश को देखता रह गया। कोई चाह कर भी इस सच पर विश्वास नहीं कर सकता था कि अंश शर्मा शिवानी गुप्ता के अलावा किसी और के बारे में सोच भी सकता है। वह तो बचपन से उससे प्यार करता था और आज वह किसी दूसरी लड़की को अपनी पत्नी बनाकर घर ले आया था। ये झटका सचमुच बहुत बड़ा था। तुमने तो पूरे परिवार में मुझे शर्मिंदा कर दिया अंश। लक्ष्मी ठाकुर ने दर्द भरे स्वर में शिकायत की। मुझे जो सही लगा मैंने वही किया मम्मी। अब आप मेरी पत्नी को इस हालत में यहीं खड़ा रखेंगी या उसे खाना भी पूछेंगी? अंश का स्वर अब सख्त हो गया था। पहले वाली वह नरमी शायद केवल शिवानी के लिए थी। बस आप कुछ नहीं कहेंगे इसे? लक्ष्मी ठाकुर ने हैरानी से अजय ठाकुर की तरफ देखा। अब मैं क्या कहूँ उसे? ऐसी औलाद को घर से तो निकाल नहीं सकता। अब जब शादी कर ली है तो उसकी पत्नी को दिल से स्वीकार कर लो। अजय ठाकुर ने बहस को वहीं समाप्त कर दिया। मगर शिवानी का दिल टूटा हुआ था और लक्ष्मी ठाकुर को उसकी बहुत चिंता हो रही थी। उन्होंने कभी शिवानी के अलावा किसी और को अपनी बहू बनाने के बारे में सोचा ही नहीं था। तुम लोग जाकर कपड़े बदल लो, मैं खाना लगवाती हूँ। वह फिलहाल इस बहस को खत्म करती हुई रसोई की तरफ चली गई। जबकि इस पूरे समय नेहा वर्मा की बिल्कुल चुप्पी रही। शायद अंश ने पहले ही उसे चुप रहने के लिए कहा था। अब वह उसका हाथ पकड़कर सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर जा रहा था। उसने तुम पर हाथ कैसे उठा दिया और तुमने उसे जवाब में कुछ भी नहीं कहा, क्यों? नेहा गुस्से में अंश से पूछ रही थी। उसका गुस्सा जायज है। चिंता मत करो, कुछ दिनों में वह ठीक हो जाएगी। वह बहुत अच्छी लड़की है। तुम यहाँ रहोगी तो उसे जान जाओगी। वह नेहा को समझाते हुए अब अपने कमरे में पहुंच चुका था। पीछे बैठक कक्ष खाली रह गया था, मगर वहां अभी भी ताजा टूटे हुए विश्वास और प्यार की पीड़ा महसूस की जा सकती थी। अब बात करते हैं इस घर की। ये उत्तर प्रदेश के एक सुंदर गांव में स्थित ठाकुर परिवार की विशाल हवेली थी, जहां के प्रधान मुकुल ठाकुर थे। मुकुल ठाकुर इस गांव के प्रधान थे और उनका एक जिगरी दोस्त था। उनका घर हवेली के सामने ही था। उनके दो बेटे थे, अजय ठाकुर और दीपक गुप्ता। मुकुल ठाकुर की पत्नी मोनिका ठाकुर थी। उनके दो बेटे थे, बड़ा बेटा 29 वर्षीय रचित ठाकुर, छोटा 24 वर्षीय विनय ठाकुर। कुछ साल पहले मुकुल ठाकुर का निधन हो चुका था और उनके जाने के बाद अब रचित ठाकुर ही गांव का प्रधान था। इसके साथ साथ उसने कानूनी पढ़ाई भी की हुई थी। जबकि अजय ठाकुर की पत्नी लक्ष्मी ठाकुर थी। उनके भी दो बच्चे थे, बड़ा बेटा 26 वर्षीय अंश शर्मा और छोटी 23 वर्षीय दिशा शर्मा। उधर पड़ोसी दीपक गुप्ता थे, जिनकी पत्नी कोमल गुप्ता थी और उनकी एक ही बेटी थी 22 वर्षीय शिवानी गुप्ता। सबसे छोटी होने की वजह से वो पूरे घर की लाडली थी। अंश और उसकी दोस्ती कब प्यार में बदल गई ये वह खुद भी नहीं समझ सकी थी और अंश ने भी पूरे परिवार को उनके रिश्ते के लिए मना लिया था। बाहर जाने से पहले वह शिवानी को अपनी मंगेतर बनाकर गया था, मगर शिवानी कहाँ जानती थी वापस आने के बाद वह उसका वही अंश नहीं रहेगा। हवेली पर रात का अंधेरा फैल चुका था। दोपहर से किसी ने भी ठीक से खाना नहीं खाया था। सब शिवानी के लिए परेशान थे। वह इस समय छत पर खड़ी थी। मौसम भी काफी खराब हो चुका था और अब तेज बारिश होने लगी थी। उसकी सुंदर साड़ी पूरी तरह भीग चुकी थी, मगर उसे उसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने कितने सपने देखे थे कि आज अंश आएगा और उसकी जिंदगी के पिछले 6 सालों की सारी कमी पूरी हो जाएगी। मगर वह आया तो उसके पैरों तले से जमीन ही खिसका गया। वह अपनी सोचों में डूबी हुई बारिश में भीग रही थी। छत का दरवाजा खुला, मगर उसे इसका भी एहसास नहीं हुआ। अब तो बारिश के पानी ने उसके आंसुओं को भी छिपा लिया था। किसी के कदम धीरे धीरे चलते हुए उसके करीब आए। शिवानी, किसी ने धीरे से उसे पुकारा। इस पुकार में केवल अपनापन और स्नेह था। शिवानी का घायल दिल एक बार फिर दर्द से भर उठा। उसने धीरे से अपना चेहरा मोड़ा और पीछे देखा। वह उससे लंबा था और शिवानी गुप्ता का उसका चेहरा देखने के लिए सिर उठाना पड़ा। वह भी उसके करीब आने की वजह से बारिश में भीगने लगा था। उसकी आंखों में शिवानी के लिए अतः चिंता थी। शिवानी उसके और करीब आई और रचित ठाकुर के कुछ समझने से पहले ही उसके सीने से लगकर जोर जोर से रोने लगी। इस समय उसे किसी अपने के सहारे की जरूरत थी, ऐसे अपने की जो उसके दिल का हाल बहुत अच्छी तरह जानता हो और फिर उसके आंसुओं को दुनिया से छिपा ले। और इस समय इस हवेली में वह इंसान रचित ठाकुर के अलावा कोई नहीं हो सकता था। रचित पहले तो उसके इस तरह अचानक अपने सीने से लग जाने पर स्तब्ध रह गया। फिर जब उसे उसकी हालत का अंदाजा हुआ तो उसका दिल पिघल गया। उसने धीरे से अपनी शॉल उसके सिर और कंधों पर डाल दी, जैसे उसे दुनिया की नजरों से बचाना चाहता हो।
वह काफी देर तक उसके सीने से लगकर खुलकर रोती रही। रचित ने उसे रोने दिया। वह चाहता था कि उसके दिल का सारा दर्द बाहर निकल जाए। वह बस उसके बालों पर हाथ फेरता रहा। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया रचित साहब? आप तो मेरे प्यार के गवाह है ना। आपको पता है ना कि मैंने कभी उसके साथ बेवफाई नहीं की। फिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वह उसकी कमीज मुट्ठी में पकड़े रोते हुए पूछ रही थी। रचित को उसकी हालत देखकर बहुत दुख हुआ। बस शिवानी, आप शांत हो जाओ। तुम्हारे रोने से अंश शर्मा की बेवफाई मिट नहीं जाएगी। और हाँ, उसने बहुत गलत किया है, ये हम सब जानते हैं, मगर तुम्हारे इस तरह टूट जाने से हम सबको तकलीफ होती है। आंटी तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। तुम तो इस हवेली की सबसे बहादुर बेटी हो। और वह आगे बढ़ गया। उसने तुम्हारे प्यार को ठुकरा दिया है, तो अब तुम भी अपना वादा निभाओ। उसे दिखा दो किसी लड़की का आधुनिक होना ही अच्छी पत्नी होने का परिणाम नहीं होता। रचित ने धीरे से उसका चेहरा अपने सीने से लगा लिया। उसके आंसू अपने हाथों से साफ किए और दोनों हाथों में उसका चेहरा थामकर उसे समझाया। शिवानी ने बस सिर हिला दिया। फिर उसे अपनी हालत का एहसास हुआ तो वह जल्दी से रचित से दूर हो गई और शॉल को अपने कंधों पर ठीक से लपेट लिया। मुझे माफ कर दीजिए, मैं बस। शर्म से उसका दिल चाहा कि जमीन फट जाए और वह उसी में समा जाए। वह आज तक कभी रचित से इतनी खुलकर नहीं मिली थी। उसने तो कभी 2 पल से ज्यादा उसे देखा भी नहीं था और आज वह सीधे उसके सीने से लग गई थी। कोई बात नहीं, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं। मुझे अच्छा लगा तुमने मुझे इतना अपना समझा कि मेरे सामने खुलकर रो सकी। रचित ने उसे नरमी से सहज किया। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। अब रचित गंभीर हो गया। बारिश भी अब रुक चुकी थी। शिवानी सवाल भरी नजरों से उसे देख रही थी। इससे पहले कि वो कुछ कहता, छत का दरवाजा एक बार फिर खुला। इस बार वहां मोनिका ठाकुर और कोमल गुप्ता खड़ी थी। शिवानी, उसने मुड़कर उन्हें देखा। वे दोनों उसके पास आ गई। अच्छा हुआ तुम दोनों यहीं मिल गए। मुझे तुमसे कुछ पूछना है शिवानी। मोनिका ठाकुर बहुत गंभीर थी। शिवानी उन्हें प्रश्न भरी नजरों से देख रही थी। मोनिका ठाकुर ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं नहीं चाहती थी कि इन हालात में मैं तुमसे ये बात करूं, मगर कहते हैं ना, हीरे को चमकने के लिए कठिन अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। तुम वही हीरा हो शिवानी, और समझ लो कि अनसरमा वो परीक्षा था। आज मैं तुमसे बहुत खास बात करना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी बहू बनोगी? वह पूरी गंभीरता से बोली। शिवानी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ ही नहीं आया कि मोनिका ठाकुर क्या कह रही हैं। उसका दिमाग जैसे काम करना बंद कर चुका था। मैंने अभी कुछ देर पहले तुम्हारे माता पिता से अपने बड़े बेटे रचित ठाकुर के लिए तुम्हारा हाथ मांगा है। शिवानी को लगा जैसे वह अभी चक्कर खाकर गिर जाएगी। वह अविश्वास से उन्हें देखती रह गई। आंटी, आप ये क्या कह रही हैं? मैंने रचित साहब को बड़ों के बराबर सम्मानित नजरों से देखा है। मैंने तो अंश के अलावा कभी किसी और के बारे में ऐसा सोचा ही नहीं। उसने दुख भरे स्वर में कहा। मैं जानती हूँ शिवानी, अगर तुम्हारी कभी अंश से सगाई ना हुई होती तो मैं बहुत पहले ही तुम्हारा रिश्ता रचित के लिए मांग लेती, मगर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, इसलिए मैंने हमेशा तुम्हारी खुशी चाही। मगर अब अंश की इस हरकत के बाद मैं तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। उनकी बातें शिवानी के दिमाग में ठीक से बैठ ही नहीं रही थी। इससे पहले कि वह गिर पड़ती, रचित ने उसे संभाल लिया। शिवानी ने हैरानी से खुद को उसकी बाहों के घेरे में पाया। तुम चाहती हो ना कि अंश को अपनी गलती का पछतावा हो, उसे एहसास हो कि उसने तुम्हें छोड़कर एक दूसरी लड़की को चुनकर कितनी बड़ी गलती की है। तो इसके लिए तुम्हें इस हवेली की बहू बनना होगा। तुम्हें उसके सामने रहकर उसे भी ऊंचा स्थान हासिल करना होगा। बेटी, उसने तुम्हें ठुकराकर सिर्फ तुम्हारा ही नहीं बल्कि इस घर की महिलाओं के संस्कारों का भी अपमान किया है। अब उसे बताने का समय है कि तुम क्या कर सकती हो। रचित की पत्नी बनने के बाद तुम इस घर की बड़ी बहू बन जाओगी, और इस घर में बड़ी बहू की क्या इज्जत और जिम्मेदारी होती है ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। अपने बाद ये जिम्मेदारी तुम्हें सौंपना चाहती हूँ। और तुमने जो अंश से 1 हफ्ते के अंदर शादी करने का वादा किया था ना, वह भी पूरा हो जाएगा। जरा सोचो, तुम्हें जो सम्मान चाहिए था वह अंश तुम्हें नहीं दे सका, मगर रचित जरूर देगा, ये मेरा वादा है। तुम सोचने के लिए समय ले सकती हो। और जहां तक रचित ठाकुर जैसे रिश्ते की बात है, शादी के बाद सब बदल जाता है, नजर भी, सोच भी और प्रेम भी। जो पुरुष तुमसे प्यार करने का वादा करे मगर तुम्हें सम्मान ना दे सके, उसके प्यार का कोई मूल्य नहीं। मगर जो पुरुष तुम्हें सम्मान दे, उसे अपने आप लगाव हो जाता है। मैं तो ऐसे पुरुष को पुरुष ही नहीं मानती जो किसी स्त्री का सम्मान न कर सके। मोनिका ठाकुर की बात पर शिवानी ने अविश्वास से रचित को देखा, जिसकी आंखों में उसके लिए गहरा अपनापन और भरोसा था। यानी वह इस रिश्ते की बात यहाँ आने से पहले ही जानता था, और शायद वह भी उससे यही बात करने वाला था। आपकी आंटी बिल्कुल सही कह रही हैं, उन्होंने बहुत अच्छा फैसला लिया है।
और आज हवेली में जो कुछ हुआ उसके बाद तो मैंने भी सोचा था कि तुम्हारी शादी किसी इतने अच्छे इंसान से हो सकती है, मगर रचित अंश से 100 गुना बेहतर है। कम से कम उसे सफलता का घमंड तो नहीं हुआ। तुम्हारे पिताजी भी बहुत खुश हैं और राजी हैं, लेकिन आखिरी फैसला तुम्हारा ही होगा। हम तुम पर कोई दबाव नहीं डालना चाहते। तुम दोनों चाहो तो इस बारे में आपस में बात कर सकते हो। कोमल गुप्ता उसका हाथ सहलाते हुए उसे हिम्मत देती हुई मोनिका ठाकुर के साथ छत से बाहर चली गई, जबकि शिवानी अब भी अविश्वास से रचित को ही देख रही थी। कहीं न कहीं मोनिका ठाकुर सही कह रही थी। जब जब वो गिरी थी, उसे संभालने के लिए कभी अंश नहीं आया था। उसे संभालने के लिए हर बार रचित उसके पास मौजूद रहा था। ये सब क्या कहकर गई हैं और आप इसके लिए कैसे तैयार हो गए? वह अविश्वास से पूछ रही थी। रचित के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। मुझे जैसी संस्कारी और मर्यादित पत्नी अपने जीवन में चाहिए, तुम उन सभी गुणों पर खरी उतर रही हो, और किसी अच्छी लड़की से शादी करने के लिए उसके पिता से उसका हाथ मांगना कोई गलत बात तो नहीं। रचित पूरी तरह शांत था। मैं किसी और से प्यार करती हूँ, ये जानने के बाद भी आप मुझे अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं? वह अब भी हैरान थी। हाँ, मैं सब जानता हूँ, मगर ये भी जानता हूँ कि जिस शिवानी गुप्ता को मैं जानता हूँ, वह जितनी स्वाभिमानी है, वह कभी भी किसी धोखे देने वाले इंसान पर अपनी भावनाएं व्यर्थ नहीं करेगी। खासकर किसी दूसरी लड़की के पति से प्यार तो कभी नहीं करेगी। रचित ठाकुर ने उसे ऐसा जवाब दिया कि शिवानी गुप्ता के पास कोई उत्तर नहीं बचा था। हाँ, क्योंकि वह बिल्कुल सही कह रहा था। मगर मैंने इतने साल किसी और से प्यार किया, ये जानने के बाद भी आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? इस बार शिवानी ने एक और तर्क दिया। एक बार फिर रचित खुलकर मुस्कुराया। जानता हूँ, मगर अतीत किसका नहीं होता। असली पुरुष वही होता है जो किसी स्त्री का अतीत जानने के बाद भी उसे सम्मान के साथ अपनाए। और तुम्हें मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता शिवानी। वह अब भी उतना ही शांत था। अब तो शिवानी के सारे शब्द ही खत्म हो गए थे। वह इतना शांत और सहज क्यों था? बस यही बात शिवानी को समझ नहीं आ रही थी। वैसे भी वो बहुत अच्छे चरित्र का इंसान था। हमेशा दिशा शर्मा और शिवानी के साथ बहुत सम्मान से पेश आता था। कभी दोनों के तरफ गलत नजर से नहीं देखता था, और ये सिर्फ इसलिए नहीं था कि वह पड़ोस की बेटियां थी या फिर वह रचित की इज्जत किया करती थी। वह गांव की बाकी लड़कियों और महिलाओं से भी इसी सम्मान के साथ बात करता था। इसी वजह से तो सब उसके प्रधान बनने पर खुश थे। गांव में शांति और सुख केवल रचित ठाकुर की वजह से ही तो था। मैं सोचने के लिए थोड़ा समय ले सकती हूँ? कुछ सोचते हुए शिवानी ने लंबे समय से चली आ रही खामोशी तोड़ी। हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। बस ये याद रखना कि तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे पीछे एक प्रधान रचित ठाकुर खड़ा मिलेगा। वह नरमी से उसे भरोसा दिला रहा था और शिवानी का दिल भर आया। रचित एक आखिरी नजर उस पर डालकर अब छत से बाहर चला गया। शिवानी ने गहरी सांस ली और अपने आंसू साफ करती हुई वो भी छत से बाहर निकल गई। उसका मुंह अपने कमरे की तरफ था, तभी अचानक उसके सामने अंशर्मा आ गया। शिवानी के कदम रुके। अब तक मुझसे नाराज हो? वह उसी पुराने तनाव से पूछ रहा था। अब तुम ये सवाल पूछने का अधिकार खो चुके हो अंश। शिवानी ने सख्ती से जवाब दिया। शिवानी, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। मैं तुमसे प्यार करता था, आज भी करता हूँ, मगर अब प्यार के साथ साथ मुझे समझ भी आ गई है तुम मेरे साथ सिर्फ परेशान रहती, इसलिए हमारा एक ना होना ही बेहतर था। शिवानी के होठों पर कड़वी मुस्कान आ गई। वाह अंशर्मा वाह, अब अपनी बेवफाई का दोष भी तुम इसी तरह मेरे ऊपर डालोगे? और ये फैसला तुमने कैसे कर लिया कि मैं खुश रहती या नहीं? मगर अब हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है, तो तुम मुझसे बात ही क्यों कर रहे हो? जाओ अपनी पत्नी के पास। तुम्हारी पत्नी और होने वाले बच्चे को तुम्हारी जरूरत होगी ना। शिवानी की आंखों में गुस्से की चिंगारियां साफ दिखाई दे रही थी। नेहा वर्मा बहुत अच्छी लड़की है। तुम उसके साथ हवेली में रहोगी तो तुम्हें भी ये समझ आ जाएगा। अब शिवानी का धोरे जवाब देने लगा था। इससे पहले कि वह कुछ कहती, अंश की अगली बात ने उसे रोक दिया। वैसे तुम्हारा और रचित ठाकुर का विवाह होना एक अच्छा फैसला है। शिवानी अविश्वास से उसे देखती रह गई। तुम्हें कैसे पता? उसके मुंह से अनायास निकल गया। अभी नीचे आंटी और माँ बात कर रही थी तो मेरे कानों में बात पड़ गई। रचित भाई कितने अच्छे इंसान हैं, ये तो हम सब जानते हैं। सच कहूँ तो तुम्हें ऐसे ही इंसान की जरूरत है जो तुम्हें समझ सके, तुम्हें सम्मान दे। इस हिसाब से रचित भाई बिल्कुल सही है। बिल्कुल तुम दोनों साथ में खुश रहोगे, वह भी तुम्हारी तरह का इंसान है। अंश की आखिरी बात पर शिवानी की आंखों में गुस्से का सैलाब उमड़ पड़ा। वह कहना क्या चाहता था? क्या इस दुनिया में इसके लिए और कोई पुरुष नहीं था? मगर शिवानी को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। ये वही इंसान था जो कभी उसके मुंह से किसी दूसरे पुरुष का नाम तक सुनना पसंद नहीं करता था, और आज वही उसे अपने ही बड़े भाई से शादी करने की सलाह दे रहा था।
इससे ज्यादा बेशर्म आदमी उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। तुम ठीक कह रहे हो। तुम्हें याद है अंश, तुमने जाने से पहले मुझसे कहा था कि तुम मुझे कभी निराश नहीं करोगे, मगर आज तुमने मुझे बहुत बुरी तरह निराश किया है। आज तुम मेरी नजरों से पुरुष कहलाने के लायक भी नहीं बचे। असली पुरुष तुम्हारे जैसे नहीं होते। तुम सिर्फ एक स्वार्थी इंसान हो। तुम्हें पुरुष कहना भी पुरुषों का अपमान होगा। और हाँ, तुम्हें मेरी शादी की बहुत चिंता है ना। मुझे जब जिससे शादी करनी होगी मैं कर लूंगी। और अब तो मैं रचित ठाकुर से ही शादी करूंगी, क्योंकि वह इस गांव के प्रधान है। उनके सामने तुम्हारा बिजनेस बहुत छोटा है। पहली बार था कि उसके मुंह से रचित के लिए साहब शब्द नहीं निकला। वह कब रचित साहब से सीधे रचित ठाकुर कह गई, उसे खुद भी पता नहीं चला। और प्रधान से शादी करने के मुझे बहुत फायदे मिलने वाले हैं। अब तुम देखते जाओ, तुम्हें ये साड़ी पहनने वाली महिला दिखाएगी। व्यापार करना और लोगों के दिलों पर राज करना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। और आधुनिक ना होना किसी स्त्री को बुरी पत्नी नहीं बनाता। मेरी शादी के बाद जरूर मिठाई खाना और अपनी नेहा वर्मा को भी खिलाना। इससे बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। वह उसके ऊपर एक एक शब्द को व्यंग करती हुई तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। पीछे खड़े अंश के चेहरे का रंग उड़ गया था। उसकी इतनी बेइज्जती आज तक किसी ने नहीं की थी जितनी आज शिवानी ने कर दी थी। और वह ये सब सह गया क्योंकि वह चाह कर भी शिवानी पर गुस्सा नहीं कर सकता था। हाँ, वह शिवानी से शादी नहीं करने वाला था, क्योंकि उसके हिसाब से उसे शादी करने का विचार सिर्फ बचपन की भावना थी। मगर ये जरूर चाहता था कि उसके और शिवानी के रिश्ते सामान्य हो जाए। वह उसका अच्छा दोस्त बनना चाहता था, जो इतने बड़े धोखे के बाद अब संभव नहीं था। इससे पहले कि शिवानी अपने कमरे में जाती, न जाने कहां से नेहा वर्मा उसके सामने आ गई। तुम अंश से इस लहजे में बात करना बंद कर सकती हो? उसने नाराजगी से पूछा। तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे किससे और कैसे बात करनी चाहिए? आगे से मेरे सामने मत आना, वरना तुम्हें और तुम्हारे अंश दोनों को इस हवेली से बाहर निकलवा दूंगी। याद रखना। वह उंगली उठाकर एक एक शब्द में चेतावनी देती हुई अपने कमरे में चली गई। ये 6 सालों का हिसाब था। वो शायद नेहा से बात भी ना करती, मगर अब उसकी पत्नी उसके पक्ष में भूलने चली आई थी। बाकी सब तो 4 दिनों में अंश की गलती माफ कर देंगे, उसकी पत्नी को भी स्वीकार कर लेंगे। उन्हें कितना समय लगेगा। लेकिन अगर ये सबसे बड़ा नुकसान किसी का हुआ था तो वह शिवानी का था। उसके 6 साल बर्बाद हुए थे। उसे धोखा मिला था, उसके विश्वास को तोड़ा गया था, उसके साथ छल किया गया था। वह चाह कर भी इस प्यार के दर्द से इतनी जल्दी बाहर नहीं निकल सकी थी। मगर अब बैठकर रोने का समय नहीं था। ये समय था समझदारी से फैसला लेने का। और अब समय था अपना वादा पूरा करने का, अपना सम्मान वापस पाने का और ये साबित करने का कि संस्कारों वाली एक महिला किसी भी दिखावे वाली महिला से कहीं अधिक मजबूत हो सकती है। वैसे भी वह अंश को उसके फैसले पर पछताने के लिए मजबूर करना चाहती थी। वह चाहती थी कि अंश भी वही दर्द महसूस करे जो उसने किया था। मगर जब तक वह शिवानी को पूरी तरह खो चुका होगा, उसके लिए अब शिवानी का रचित ठाकुर से विवाह करना जरूरी था। वह अच्छी तरह सोच चुकी थी कि अब उसे क्या करना है। उसे बस अब सुबह होने का इंतजार था। यकीनन अगली सुबह हवेली वालों के लिए बहुत बड़े झटके लेकर आने वाली थी। हवेली में अगली सुबह की शुरुआत हो चुकी थी। इस समय शिवानी गुप्ता ने बैगनी रंग की साड़ी पहन रखी थी। वह सीढ़ियां उतरकर नीचे आई तो हवेली के लगभग सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। आंटी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वह सबको नजरअंदाज करती हुई मोनिका ठाकुर से बोली। हाँ बेटा, कहो। उन्होंने तुरंत जवाब दिया। आपने कल रात जो सवाल पूछा था उसका जवाब देना चाहती हूँ। मैंने फैसला कर लिया है। सब हैरानी से उसे देखने लगे। मोनिका ठाकुर की आंखों में भी सवाल था, जबकि रचित ठाकुर नाश्ता करना भूल गया था। वह बस शिवानी को देख रहा था। मैं शादी के लिए तैयार हूँ और शादी 1 हफ्ते के अंदर ही होगी। आपको जो भी तैयारियां करनी है जल्दी कर लीजिए। उसने एक ही सांस में शांति से ये बात कहकर सबको चौंका दिया। सब हैरत से उसे देख रहे थे। विनय भैया, आप कॉलेज जाते समय मुझे मेरी दोस्त के घर छोड़ देंगे? उसने चुप बैठे विनय गुप्ता की तरफ देखा, जो तुरंत होश में आया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं छोड़ दूंगा। वह मुस्कुरा दिया था। शिवानी और रचित की शादी होने से अच्छी खबर हवेली में और क्या हो सकती थी। आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? पैसे दीजिए मुझे आज। मैं अपनी दोस्त के साथ ब्यूटी पार्लर जाऊंगी। फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर सब करवाऊंगी। आखिर 1 हफ्ते में मेरी शादी है, तो अपने सारे अरमान जो मैंने अपनी शादी के लिए संभाल कर रखे थे उन्हें पूरा भी तो करना है। और आज बहुत सारी खरीदारी भी करनी है मुझे। अब मेरे होने वाले पति होने के नाते आप मुझे पैसे देंगे? रचित के करीब आकर वो पूरे अधिकार से उसे पैसे मांग रही थी। रचित की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने जेब से अपना बटुआ निकाला और उसमें से अपना कार्ड निकालकर शिवानी की तरफ बढ़ा दिया।
शिवानी कार्ड को उलट पुलट कर देखती रही। क्या हुआ, कम है क्या? रचित की सवाल भरी नजरें उसके चेहरे पर टिकी थी। अरे, मैं इस गांव की प्रधान की पत्नी बनने जा रही हूँ, तो सिर्फ एक कार्ड देकर आप अपनी होने वाली प्रधान पत्नी का अपमान नहीं कर रहे? उसके अंदाज पर रचित को हंसी आ गई। उसने अपने बटुए से एक और कार्ड निकालकर शिवानी की तरफ बढ़ा दिया। लीजिए मेरी होने वाली प्रधान पत्नी, वो प्यार से बोला, और शिवानी मुस्कुरा उठी। वैसे इन कार्डों की लिमिट क्या है? शिवानी ने लापरवाही से पूछा। लगभग 1 करोड़ रुपए, रचित ने शांति से जवाब दिया, और चाय पीते हुए अंश शर्मा को जोर की खांसी आ गई। क्या 1 करोड़? कोमल गुप्ता का तो दिल ही बैठ गया। तुम इसे इतने पैसे क्यों दे रहे हो रचित? ये सारे खर्च कर देगी। कोई बात नहीं आंटी, अगर ये खर्च कर देगी तो मैं और कमा लूंगा। आखिर ये पुरुष कमाता ही किसके लिए है? अपने परिवार की जरूरतें और इच्छाएं पूरी करने के लिए ना। और फिर ये रचित ठाकुर की पति बनने जा रही है तो मेरी संपत्ति पर इसका अधिकार होगा ना। रचित पूरी तरह शांत था, और अंश वर्मा ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका दिल मुट्ठी में दबा रहा हो। 1 करोड़? हमने तो आज तक 10 लाख भी एक साथ नहीं देखे। कोमल गुप्ता सच में परेशान हो गई, मगर शिवानी आराम से रचित के पास वाली कुर्सी खींचकर बैठ चुकी थी। आज मुझे मेरी सगाई की अंगूठी भी चाहिए, उसने प्लेट में नाश्ता निकालते हुए ऊंची आवाज में रचित से कहा। रचित बस उसे ही देख रहा था। बाकी सबको वह लगातार नए नए झटके दे रही थी। शिवानी, लक्ष्मी ठाकुर ने उसे पुकारा। वह कप में चाय डाल रही थी। जी आंटी, उसने व्यस्त अंदाज में जवाब दिया। क्या तुम मुझसे नाराज हो? उन्होंने चिंता से पूछा। शिवानी ने हैरानी से उनकी तरफ देखा, फिर सिर हिलाने लगी। नहीं तो मैं आपसे क्यों नाराज हो जाऊंगी? जो कुछ भी हुआ उसमें आपका और इस घर के किसी भी सदस्य का कोई दोष नहीं है। मैं किसी से भी नाराज नहीं हूँ। आप मेरी तरफ से बिल्कुल निश्चिंत रहे। वह मुस्कुराकर उन्हें सुकून दे गई। लक्ष्मी ठाकुर को कुछ राहत मिली। दिशा शर्मा ने भी मुस्कुराकर उसे देखा, तो शिवानी ने उसके हाथ पर हाथ रख दिया। चिंता मत करो, मैं तुमसे नाराज होकर अपनी इकलौती पापा के दोस्त की बेटी और अपनी सबसे अच्छी दोस्त को सजा नहीं दूंगी। मैं ऐसे इंसान नहीं हूँ दिशा की किसी गलती की सजा किसी और को दे दूं। इसलिए निश्चित रहो, और खुले दिल से अपनी इस पुरानी भाभी को भी स्वीकार करो, और अपनी इस नई भाभी को भी। उसने पहले नेहा वर्मा की तरफ इशारा किया, फिर अपनी तरफ। नाश्ते के नाम पर उसने सिर्फ चाय पी थी। जब विनय कॉलेज जाने के लिए तैयार हुआ तो उसने शिवानी को आवाज दी। चलो शिवानी। हाँ, मैं बस अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करके और अपना बैग लेकर आती हूँ। वह टेबल से उठी, ऊपर अपने कमरे में चली गई। कुछ देर के बाद वह वापस आई, विनय के साथ हवेली से बाहर निकल गई। सब उसके इतने सामान्य व्यवहार से राहत महसूस कर रहे थे, मगर अंश को उसका ये अंदाज बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ रचित के पास बहुत से जरूरी काम थे। उसे आज एक मुकदमे के सिलसिले में अदालत जाना था, क्योंकि वह गांव का प्रधान होने के साथ साथ शहर का एक बेहद काबिल वकील भी था। उसके पूरे करियर में रिकॉर्ड था कि उसने आज तक कोई मुकदमा नहीं हारा था। धीरे धीरे सब लोग डाइनिंग टेबल से उठकर अपने रोजमर्रा के कामों में लग गए। तभी नेहा वर्मा ने अंश का हाथ हिलाया। तुम्हारे भाई ने तुम्हारी इस पुरानी प्रेमिका को सिर्फ खरीदारी के लिए 1 करोड़ रुपए दिए हैं, लेकिन तुमने मुझे कभी 10 लाख से ज्यादा नहीं दिए। उसने तुरंत शिकायत की। अंश ने अविश्वास से उसे देखा। उनकी शादी होने वाली है, इसलिए भैया ने सबके सामने उसका दिल जीतने के लिए 2 कार्ड दिए हैं। इसका ये मतलब नहीं कि उन्होंने सच में उसके हाथ पर 1 करोड़ रुपए रख दिए। और फिर भैया के पास करोड़ों रुपए कहाँ से आएंगे? तुम भी ना। माना कि उनकी हैसियत मुझसे ज्यादा है, मगर वह 1 करोड़ रुपए सिर्फ खर्च करने के लिए दे दे, इतने भी बेवकूफ नहीं है। और तुम क्यों उसकी तुलना खुद से कर रही हो? चलो नाश्ता करो, फिर मैं तुम्हें गांव घुमाने ले चलता हूँ। उसने नेहा को समझाते हुए अपना नाश्ता खत्म किया। उसने नेहा को समझा तो दिया था, मगर दोपहर को जब रचित वापस आया, उसी समय अंश और नेहा भी हवेली में दाखिल हो रहे थे। तभी उन्होंने रचित को फोन पर किसी से बात करते सुना। क्या तुमने दोनों कार्डों की लिमिट खत्म कर दी है शिवानी? वो शायद शिवानी से ही बात कर रहा था, और उसकी ये बात सुनते ही अंश और नेहा के कदम अन्यास वहीं रुक गए। उफ, लड़की, ऐसा भी क्या खरीद लिया तुमने कि एक ही दिन में 1 करोड़ रुपए खर्च हो गए? रचित ठाकुर को यकीन ही नहीं हो रहा था। सामने से शायद शिवानी ने कुछ कहा। क्या 40 लाख का शादी का लहंगा? रचित को लगा जैसे उसके सिर पर आसमान घूम गया हो। एक ही दिन के लिए जो लहंगा पहनना है उस पर 40 लाख रुपए लगा दिए। बाद में क्या करोगी इतने महंगे लहंगे का? वह हैरानी से पूछ रहा था। नेहा वर्मा ने गुस्से से अंश शर्मा की तरफ देखा। अच्छा, खैर अभी घर आ जाओ, बाकी जो खरीदारी करनी है वो कल कर लेना। हाँ हाँ, दे दूंगा, और पैसे? उसे समझाते हुए रचित ने फोन रख दिया। फिर मोबाइल जेब में डालकर उसने अंश की तरफ देखा, जो अब भी हैरत से उसे घूर रहा था। मैं तो बस आपके लिए अफसोस ही कर सकता हूँ।
लगता है आपको ये शादी बहुत महंगी पड़ रही है, इसलिए तो मैंने शिवानी को नहीं चुना। अगर वह आज नेहा की जगह मेरे साथ होती तो मैं तो कुछ ही सालों में खड़ा किया हुआ अपना कारोबार 2 दिनों में बर्बाद कर लेता। एक समझदार पत्नी का आपकी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। जब उसे इतना पैसा पकड़ा दो तो फिर कोई भी स्त्री खरीदारी के नाम पर अपने पति को कंगाल कर ही देगी ना। अंश अफसोस से सिर हिलाते हुए बोला। तभी रचित मुस्कुराता हुआ उसके पास आया। उसने प्यार से अंश की शर्ट का कॉलर ठीक किया। जब तक शिवानी तुमसे जुड़ी हुई थी मैंने कभी तुम दोनों के बीच आने की कोशिश नहीं की, मगर अब वो मेरी होने वाली पत्नी है। इसलिए अगर आज के बाद मैंने उसका नाम भी तुम्हारे मुंह से सुना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अंश शर्मा, अब शिवानी का तुमसे कोई रिश्ता नहीं और उसने तुम्हें नहीं छोड़ा बल्कि तुमने उसे छोड़ा है। इसलिए आज के बाद मेरी होने वाली पत्नी से 100 फीट दूरी बनाकर रखना, वरना जो हाथ अभी तुम्हारे कंधे पर रखे हैं वही कब तुम्हारे गले तक पहुंच जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और जहां तक शिवानी और पैसों की बात है तो अब प्रधान रचित ठाकुर की होने वाली पत्नी होने के नाते उसे पूरा अधिकार है। वह जितना चाहे उतना पैसा खर्च कर सकती है और ये आजादी मैंने उसे दी है। वो मेरी होने वाली पत्नी है। अगर वह अपनी सीमाओं में रहकर अपने कुछ सपने पूरे करना चाहती है तो एक अच्छे पति के नाते उसके सपने पूरे करना मेरा कर्तव्य है, ना कि विश्वास के बदले धोखे देना। ये बात तुम्हें चुभ सकती है, मुझे नहीं। वो बहुत शांति से एक एक शब्द बोल रहा था। फिर उसने अंश के गाल पर हल्की थपकी दी, मगर उसकी आंखों में ऐसी चेतावनी थी जिसे अंश साफ महसूस कर सकता था। और आखिरी बात, मेरी होने वाली पत्नी का सम्मान क्या है ये तुम्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। ये कहकर वह हवेली के अंदर चला गया। अंश अपनी इतनी बड़ी बेइज्जती पर अंदर ही अंदर जलता रह गया। अभी शिवानी की खूबसूरती का नया जादू चला है, इसलिए इसकी जुबान बोल रही है। कोई बात नहीं, जल्दी ही ये जादू उतर जाएगा। वह बड़बड़ाता हुआ अपने कमरे की तरफ चला गया। पीछे से नेहा बस सिर हिलाकर रह गई। ठाकुर हवेली पर रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। सभी लोग रात का खाना खाकर बैठक में बैठे चाय पी रहे थे। शिवानी सब महिलाओं को अपनी आज की खरीदारी दिखा रही थी। तभी सीढ़ियां उतरते हुए रचित नीचे आया। शिवानी, इधर आओ। उसने गंभीरता से उसे बुलाया और 2 लोगों वाले सोफे पर बैठ गया। शिवानी कपड़े वहीं रखकर उसके पास आई। यहाँ बैठो। उसने अपने बगल की खाली जगह की तरफ इशारा किया। शिवानी चुपचाप बैठ गई। अपना हाथ दो। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। शिवानी ने उलझन से उसे देखा, फिर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। रचित ने जेब से एक डिब्बा निकाला और उसमें से अंगूठी निकालकर उसे हाथ में पहना दी। मुझे यही सबसे अच्छी लगी थी, उम्मीद है तुम्हें भी पसंद आएगी। ये तुम्हारी सगाई की अंगूठी है। शिवानी की आंखों में आंसू आ गए। उसकी आंखों के सामने 6 साल पुराना दृश्य घूम गया। अंश उसका हाथ पकड़कर उसे सोने की अंगूठी पहना रहा था। फिर दूसरा दृश्य सामने आया जब उसने वही अंगूठी उतारकर अंश के सीने पर फेंक दी थी। सब लोगों ने मुस्कुराकर ताली बजाई। शिवानी वर्तमान में लौट आई। उसने जल्दी से अपने आंसू साफ किए। ये तो बहुत महंगी लग रही है, उसने हैरानी से अंगूठी को देखते हुए कहा। रचित ने सिर हिलाया। ये शुद्ध सफेद सोने और हीरे की बनी है ना? शिवानी ने पूछा। उसे गहनों की पहचान अच्छी थी। हाँ बिल्कुल, रचित ने उसकी बात की पुष्टि की। इतनी महंगी अंगूठी लाने की क्या जरूरत थी? वो हैरानी से पूछ रही थी। बात जरूरत की नहीं, अहमियत की है। हीरे की पहचान तो जौहरी को ही होती है ना। बाकी तुम खुद समझदार हो। वो क्या कहना चाहता था वहां मौजूद सब लोग समझ गए। शिवानी ने धीरे से अपना हाथ पीछे कर लिया। ओ हाँ, याद आया, ये लीजिए आपके कार्ड। उसने मेज से कार्ड उठाकर रचित की तरफ बढ़ा दिए। रचित ने कार्ड लेने के बजाय सिर हिलाया। तुम रख लो, आगे भी पैसों की जरूरत पड़ सकती है। शिवानी ने एक नजर नेहा और अंश पर डाली, फिर सिर हिलाया। खाली कार्ड का क्या करूंगी? इनकी लिमिट तो खत्म हो गई। पहले इसमें पैसे डलवाइए। उसने मासूमियत से शिकायत की। क्या 1 करोड़ की लिमिट खत्म हो गई? सबसे पहला झटका दिशा शर्मा को लगा। हाँ, शिवानी ने मासूमियत से कंधे उचकाए। रचित अब भी मुस्कुरा रहा था। हे भगवान, लड़की, तुमने एक ही दिन में 1 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। कोमल गुप्ता का तो दिल बैठने वाला था। माँ, अब मैं प्रधान की पत्नी बनने वाली हूँ तो मेरा भी कोई स्तर होना चाहिए ना। और ये देखिए, ये अंगूठी कम से कम 80 लाख की है। प्रधान साहब को भी पता है कि मेरी क्या अहमियत है। शिवानी ने पूरी शांति से अपनी माँ पर एक और बम गिरा दिया। इससे पहले कि वो कुछ कहती, रचित ने उनकी बात काट दी। आंटी, आप इसे बाद में डांट लीजिएगा। पहले शिवानी, मुझे 1 कप चाय बना दो प्लीज, मेरा सिर दर्द कर रहा है। उसने शिवानी को इशारा किया। हाँ क्यों नहीं, अभी लेकर आती हूँ। आपके जैसा पति मिल रहा है जो मुझ पर एक दिन में 1 करोड़ रुपए खर्च कर सकता है, तो मैं ऐसे इंसान के लिए दिन में 4 बार भी चाय बना सकती हूँ। वह गर्व भरे अंदाज में कहती हुई रसोई की तरफ चली गई। 2 मिनट बाद रचित भी सबको बातचीत में व्यस्त देखकर मेज से कार्ड उठाता हुआ उसके पीछे रसोई में चला गया।
तो आज कितने पैसे खर्च किए? उसने चाय बनाती हुई शिवानी से पूछा। बता तो दिया आपको। आपके दोनों कार्डों की लिमिट खत्म हो गई है। वैसे आप कैसे प्रधान हैं? अपने कार्ड में बहुत कम पैसे रखते हैं। वो चाय बनाते हुए शिकायत कर रही थी। 70,100 रुपए। रचित ने उसके बिल्कुल पास खड़े होकर रकम बताई तो शिवानी का चेहरा उड़ गया। उसने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तुमने पूरा 1 लाख भी खर्च नहीं किया, फिर सबसे झूठ क्यों बोला? वह मुस्कुराते हुए पूछ रहा था। शिवानी उसे अविश्वास से देखती रह गई। आपको कैसे पता कि मैंने इतने ही पैसे खर्च किए? उसने घबराकर पूछा। रचित ने जेब से मोबाइल निकालकर उसके सामने लहराया। शायद तुम्हें याद नहीं शिवानी गुप्ता, हर कार्ड के साथ मोबाइल नंबर भी जुड़ा होता है। जितने पैसे खर्च होते हैं उतने का संदेश तुरंत आ जाता है। शिवानी ने माथे पर हाथ फेर लिया। अरे हाँ, मैं ये कैसे भूल गई? वह बड़बड़ाई। रचित ने बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कान रोकी। अब आप वजह बताना पसंद करेगी? मेरी होने वाली प्रधान पत्नी। वह अब भी मुस्कुरा रहा था। शिवानी गुप्ता बेबसी से वहीं शेल्फ के पास बैठ गई। चाय बनाना तो वो भूल ही गई थी। रचित ठाकुर ने चाय के नीचे जलता हुआ गैस चूल्हा बंद कर दिया। हाँ, मैंने झूठ बोला क्योंकि मैं चाहती थी कि सबको पता हो कि शिवानी इतनी भी मजबूर नहीं है। मुझे जो चीजें पसंद आई मैंने बस जरूरत के हिसाब से ले ली, और आपको अच्छे से पता है कि मैं फिजूल खर्च नहीं करती। और वह शादी का लहंगा भी मैंने किराए पर ले लिया। एक दिन के लिए ही तो पहनना है, मैं उस पर लाखों रुपए क्यों खर्च करती? मैं बस कुछ लोगों को बताना चाहती थी कि जब कीमती लोग सही हकदार के पास जाते हैं तो उन्हें उनकी असली कीमत मिलती है। आपको क्या लगता है मैं एक दिन में सब कुछ भूल जाऊंगी जो उसने मेरे साथ किया? 6 सालों का इंतजार और न जाने कितने सालों का प्यार मैंने उस पर लगाया था। उसकी आंखों से आंसू बहते हुए उसके चेहरे को भिगोने लगे। रचित ठाकुर की मुस्कान अब गायब हो चुकी थी। वह सिर्फ दुख और चिंता से उसे देख रहा था। आप कृपया ये पैसों वाली बात किसी को नहीं बताएंगे। सबको यही लगना चाहिए कि मैंने सारे पैसे खर्च कर दिए। प्लीज, आप मेरे लिए इतना तो कर सकते हैं ना? मैं आपकी होने वाली पत्नी हूँ। वह उससे विनती कर रही थी। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। पहले तुम दोनों कार्ड अपने पास रखोगी और जब भी किसी चीज की जरूरत हो खरीद लेना, तब शायद मैं तुम्हारी बात मान लूं। शिवानी ने तुरंत सिर हिलाकर उसकी बात मान ली। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारा भरोसा नहीं रखूंगा? रचित ने दुख से पूछा। क्योंकि आज से पहले सबने मेरा भरोसा तोड़ा है। अब मुझे किसी पर कैसे विश्वास होगा? वह रोते हुए बोली। शिवानी बस, मैं हूं ना, रो मत प्लीज। रचित तुरंत उसके आंसू देखकर परेशान हो गया। शिवानी रोते हुए उसके सीने पर सिर रखकर खड़ी हो गई और उसकी शर्ट को मुट्ठी में पकड़ लिया। मैं तुम्हारा भरोसा रखूंगा। एक बार दूसरों पर विश्वास किया है ना, तो एक बार मुझ पर भी करके देख लो। रचित ने उसके बाल सहलाते हुए उसे भरोसा दिलाया। तभी अचानक अंश शर्मा रसोई में आ गया। शिवानी, उसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? मैं कल सुबह ही कार्ड में पैसे डलवा दूंगा। लो अब ये कार्ड पकड़ो। शिवानी ने हैरानी से रचित को देखा, फिर उसकी नजर अंश पर गई तो वो बात समझ गई और कार्ड पकड़ लिए। गुड गर्ल। रचित ने उसके गाल पर हल्की थपकी दी, उसके बालों को प्यार से सहलाया ताकि अंश ये सब देख सके। अब उससे ज्यादा अंश बर्दाश्त नहीं कर पाया। रसोई में भी तुम लोग शुरू हो गए? वह उनके पास आता हुआ बोला और जग से गिलास में पानी भरने लगा। वो मेरी मंगेतर है, मैं किसी और की मंगेतर के साथ समय नहीं बिता रहा। रचित ने उसी अंदाज में जवाब दिया। अभी सिर्फ मंगेतर है, पत्नी नहीं बनी। अंश ने गुस्से दबाते हुए बात की। पत्नी बनने में अब कितना समय लगेगा? बस 7 फेरे और मैं तुम्हारी तरह 6 साल के बाद मुकर नहीं जाऊंगा। रचित ने शांत स्वर में जवाब दिया। अंश कुछ और कहना चाहता था कि शिवानी ने रचित का ध्यान अपनी तरफ कर लिया। रचित, उसने पहली बार उसका नाम इतने अपनापन से लिया था। रचित ने चौंक कर उसे देखा। अभी आप मुझसे माफी मांग रहे थे ना, तो फिर बेकार की बहस में क्यों पड़ गए? अगर सच में माफी चाहिए तो मेरे लिए एक बड़ा चीज पिज्जा मंगवा दीजिए, शायद तब मैं आपको माफ कर दूं। वह अपने बाल झटकते हुए रसोई से बाहर निकल गई। ठीक है मेरी होने वाली पत्नी जी, अभी पिज्जा आ जाएगा। रचित मुस्कुराते हुए मोबाइल निकालकर उसके पीछे बाहर चला गया। पीछे गुस्से में अंश ने गिलास जमीन पर दे मारा। रचित, जिसने आज तक शिवानी को कभी गलत नजरों से नहीं देखा था, अब उसी शिवानी के करीब आ रहा था। ये देखकर अंश का खून जल रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि शिवानी से शादी करने का फैसला उसी का था। किसी ने उसे मजबूर नहीं किया था कि वह नेहा वर्मा से शादी करे। शिवानी को छोड़ दे। बाहर हवेली पर रात गहरा हो चुकी थी। आखिर वह दिन भी आ गया जब शिवानी दुल्हन बनी शीशे के सामने बैठी खुद को हर तरफ से देख रही थी। उसने लाल रंग की खूबसूरत बनारसी साड़ी पहनी हुई थी। माथे पर सिंदूर, बिंदी, हाथों में मेहंदी, चूड़ियां सजी हुई थी। नीचे विवाह मंडप में हवन कुंड, फूलों की सजावट, कलश, नारियल, अक्षत, रोली, हल्दी
और बाकी पूजा सामग्री सजा दी गई थी। पंडित जी विवाह की तैयारियों में लगे थे। तभी कमरे का दरवाजा खुला और मोनिका ठाकुर अंदर आई। शिवानी, शादी से पहले तुम्हें एक खास बात बतानी है। वह बहुत गंभीर थी। शिवानी ने हैरानी से उसे देखा। रचित के बारे में एक ऐसी बात है जो मैं चाहती हूँ तुम विवाह से पहले जान लो। शिवानी ध्यान से उनकी बात सुन रही थी। जो बात मोनिका ठाकुर ने उसे बताई, उसे सुनकर वह कुछ देर तक स्तब्ध बैठी रही। ये सब क्या कह रही हैं आंटी जी? मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैंने जो कहा है तुम्हें उस पर अमल करना होगा शिवानी, तभी तुम उन लोगों से जीत पाओगी जिसने ये सम्मान की खामोशी लड़ाई शुरू की है। मोनिका ठाकुर की बात सुनकर वह गहरी सोच में डूब गई। मुझसे वादा करो शिवानी। उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। शिवानी ने गहरी सांस ली और अपना हाथ उनके हाथ पर रख दिया। अब ये लड़ाई शिवानी ही जीतेगी आंटी, और मुझे सबको ये बताना है कि मुझे ठुकराने का नतीजा क्या होता है। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। लक्ष्मी ठाकुर की मुस्कान और गहरी हो गई। और ये बात कभी मत भूलना, तुम्हारे हर फैसले में मैं तुम्हारे साथ हूँ। शिवानी ने मुस्कुराकर उन्हें देखा। चलो नीचे चलते हैं, शादी का समय हो रहा है। शिवानी ने सिर हिलाया और उनके साथ कमरे से बाहर आ गई। वह सीढ़ियां उतरकर नीचे आई तो लक्ष्मी ठाकुर और दिशा शर्मा भी उसके पास आ गई। तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो शिवानी। दिशा उसकी तारीफ करते नहीं थक रही थी। फिर उसका हाथ पकड़कर उसे मंडप के पास सजे सोफे पर ले आई। वहां उसे रचित ठाकुर के पास बिठा दिया गया, जहां दोनों के विवाह की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थी और पंडित जी 7 फेरों की विधि शुरू करने वाले थे। रचित ठाकुर ने पीली शेरवानी पहन रखी थी। कुछ दूरी पर ही अंश शर्मा और नेहा वर्मा खड़े उसे देख रहे थे। अजय ठाकुर ने पंडित जी को विवाह की रस्में शुरू करने की अनुमति दी। शिवानी गुप्ता ने गहरी सांस ली और खुद को मजबूत करने की कोशिश की। उस पल का सपना उसने कितने साल पहले देखा था, लेकिन ये सपना उसने उस व्यक्ति के साथ देखा था जो उसे कुछ दूरी पर अपनी पत्नी के साथ खड़ा था। टूटे हुए दिल की कोई दवा नहीं होती, ना ही कोई मरहम काम आता है। उसका हाथ अन्यास ही रचित ठाकुर के बाजू तक आ गया। पंडित जी विवाह की सभी रस्में पूरी करवा चुके थे। हवन कुंड में अग्नि जल रही थी। पूजा की सामग्री सजी हुई थी। मंत्रोच्चार हो रहा था और अब 7 फेरे तथा विवाह की अंतिम स्वीकृति का समय था। शिवानी ने मजबूती से रचित का बाजू पकड़ लिया। रचित ने उसके स्पर्श पर चौंक कर उसे देखा। फिर उसने महसूस किया कि शिवानी धीरे से विवाह की स्वीकृति दे रही है। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। वह नहीं चाहती थी कि इस समय उसके सामने अंश का चेहरा आ जाए। उसका दिल फिर से उसके लिए धड़के। 7 फेरे हो चुके थे। मांग में सिंदूर भर दिया गया और मंगलसूत्र पहनाया जा चुका था। जैसे ही विवाह की अंतिम रस्म पूरी हुई, रचित ने धीरे से उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे सहलाया। अब उनका विवाह पूर्ण हो चुका था। बेटा, यहाँ हस्ताक्षर कर दो। अंकल की आवाज पर उसने आंखें खोली और कांपता हुआ हाथ उठाया। विवाह के दस्तावेज उसके सामने रखे जा चुके थे। हवेली में उसके चारों ओर लोग मौजूद थे। मेहमान उसे देख रहे थे, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे और उसे हस्ताक्षर करने में परेशानी हो रही थी। रचित ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। शिवानी ने चौंक कर उसे देखा। वह उसके हाथ पर हल्का सहारा देते हुए हस्ताक्षर करवाने में मदद कर रहा था। शिवानी ने हस्ताक्षर किए और कागज वापस उनकी तरफ बढ़ा दिए। कुछ देर वह वहीं रचित के पास बैठी रही। फिर मोनिका ठाकुर और दिशा शर्मा के कहने पर वह उनके साथ रचित के कमरे में चली गई। आज से उसकी नई जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। आज उसकी जिंदगी का वो दिन था जिसका सपना हर लड़की देखती है, लेकिन ये सपना इस तरह पूरा होगा उसने कभी नहीं सोचा था। रात का अंधेरा हवेली पर उतर चुका था। वह बिस्तर के सिरहाने सिर रखकर बैठी थी और काफी देर से रचित के आने का इंतजार कर रही थी। दूसरी तरफ उसके मन में बार बार मोनिका ठाकुर की कई बातें गूंज रही थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला। रचित अंदर आया। दरवाजा बंद होने की आवाज पर शिवानी अपनी सोचों से बाहर आई। रचित उसके पास आकर बिस्तर पर बैठ गया। शिवानी का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। रचित उसका हाथ पकड़ चुका था। आधिकारिक रूप से मेरी पत्नी बनने की बहुत बहुत बधाई, मिसेज रचित ठाकुर। उसकी बात सुनकर शिवानी हल्के से मुस्कुरा दी। मेरी मुंह दिखाई। उसने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। रचित ने साइड टेबल की दराज खोली। वहां से एक ज्वेलरी बॉक्स निकाला और उसे खोलकर एक सुंदर पेंडल बाहर निकाला। शिवानी ने देखा, उस पेंडल पर 2 अक्षर बने हुए थे। एक सौ शिवानी के लिए और एक र रचित के लिए। वह हैरानी से उस पेंडल को देखती रही। क्या मैं इसे पहनाऊं? रचित ने अनुमति मांगी। शिवानी ने सहमति में सिर हिला दिया। रचित उसके करीब आया और उसके गले में वह पेंडल पहनाने लगा। ऐसा करते हुए वह उसके बहुत करीब आ गया था। शिवानी ने उसकी नजदीकी और उसके परफ्यूम की खुशबू महसूस करते हुए अपनी सांसें रोक ली। पेंडल पहनाकर वह थोड़ा पीछे हट गया।
मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है शिवानी। रचित गंभीर था, लेकिन उसके कुछ और कहने से पहले शिवानी ने उसकी बात काट दी। बाद में बात करेंगे, पहले मैं कपड़े बदल लूं। सच में इस साड़ी और इतने सारे गहनों में बहुत थक गई हूँ। आपने मुझे देख भी लिया, मुंह दिखाई भी हो गई। अब कृपया मुझे बदलने जाने दीजिए। वह जल्दी जल्दी अपने गले और कानों से गहने उतारते हुए बोली। रचित ने उसकी फुर्ती देखकर मुस्कान दबा ली। ठीक है, जाओ बदल लो, उसने मुस्कुराकर अनुमति दे दी। शिवानी ने राहत की सांस ली और जल्दी से अपनी रात की पोशाक अलमारी से निकालकर स्नान घर में चली गई। उसके जाने के बाद रचित ने हल्के से सिर हिलाया और बिस्तर से उठकर अपनी शेरवानी से बटन खोलने लगा। लगभग 10 मिनट के बाद जब शिवानी ताजा होकर चेहरा धोकर सारा श्रृंगार और गहने उतारकर स्नान घर से बाहर आई, तो रचित भी अब साधारण शर्ट और पैंट पहनकर बिस्तर के सिरहाने बैठा मोबाइल देख रहा था। शिवानी ने अपने बालों की ढीली चोटी बनाई, तौलिया सोफे पर रखा और बिस्तर पर आकर बैठ गई। फिर हैरानी से रचित को देखने लगी। क्या हुआ? रचित ने उसके चेहरे पर टिकी नजरों से महसूस करते हुए पूछा। ये क्या तरीका है? आपने मुझसे शादी इसलिए की है कि मेरे सामने बैठकर मोबाइल चलाते रहे? अभी कुछ ही घंटे पहले हमारी शादी हुई है रचित। वो हैरानी से उसे देख रही थी। रचित ने मोबाइल एक तरफ रख दिया और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। यहाँ आओ मेरे पास। उसने उसे अपने करीब आने का इशारा किया। शिवानी उसके पास आई और उसका हाथ थामकर उसके बगल में बैठ गई। मुझे लगा शायद तुम्हें मेरे साथ सहज होने के लिए थोड़ा समय चाहिए होगा, रचित ने शांत स्वर में कहा। इसलिए मैंने सोचा मुझे तुम्हें थोड़ा समय देना चाहिए। उसने प्यार से शिवानी गुप्ता के बालों में हाथ फेरते हुए उसे अपने थोड़ा और करीब कर लिया। मगर क्या मैंने आपसे कोई समय मांगा था? उसने उसे हैरानी से पूछा, तो रचित ठाकुर ने सिर हिलाकर ना कहा। तो फिर आपने ये कैसे सोच लिया कि मुझे समय चाहिए? रचित ने एक बार फिर नाम में सिर हिलाया। जो कुछ भी पहले हुआ उसे देखते हुए मुझे यही लगा कि शायद मुझे तुम्हें थोड़ा वक्त देना चाहिए। रचित ने नरमी से उसका गाल छुआ। वह जितनी दूर से सुंदर लगती थी उतनी ही करीब से भी खूबसूरत थी और उसके इतने करीब बैठी थी कि रचित अपने मन की भावनाओं को बड़ी मुश्किल से संभाल रहा था। आपने सिर्फ हमदर्दी में मुझसे शादी की है ना? आपको भी अंश शर्मा की तरह मुझसे कोई प्यार नहीं है। इसी वजह से आपने मेरे करीब आने की कोशिश भी नहीं की। और पति तो अपनी पत्नी से प्यार भरी बातें करते हैं, लेकिन आपको तो मुझ में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। तो मैं वापस अपने कमरे में चली जाती हूँ। वह उदासी से कहती हुई उठने लगी, लेकिन रचित ने उसका हाथ पकड़कर उसे फिर से अपनी ओर खींच लिया। क्या तुम सच में चाहती हो कि हमारा रिश्ता आगे बढ़े? उसने हैरानी से शिवानी को देखते हुए पूछा। उफ, आप इतने भी नासमझ नहीं रचित। अभी भी आपको समझ नहीं आया कि मैं क्या चाहती हूँ? वो मुस्कुराते हुए बोली, उससे पहले कि वो फिर कुछ कहती। रचित ने उसे अपने करीब कर लिया। मेरी प्रधान साहिबा की पत्नी को प्यार की कमी महसूस हो रही है। वैसे चाहती क्या हो तुम? क्योंकि इतनी जल्दी तुम मुझे अपने पति के रूप में पूरी तरह स्वीकार नहीं कर सकती। फिर क्यों चाहती हो कि मैं ये रिश्ता आगे बढ़ाऊं? क्या मकसद है तुम्हारा? वह प्यार से पूछ रहा था, तो शिवानी की मुस्कान और गहरी हो गई। मेरे प्यारे पति, आप सच में बहुत समझदार हैं। वह उसके गाल पर हल्की थपकी देते हुए बोली। मैं वकील भी हूँ और इस गांव का प्रधान भी। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें समझ नहीं पाऊंगा? जितना कि तुम खुद को जानती हो उससे ज्यादा मैं तुम्हें समझता हूँ, रचित ने शांत स्वर में कहा। अब जल्दी से अपना फायदा बता दो। सच बताना, क्योंकि झूठ बोलोगी तो मैं पकड़ लूंगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा। और आपको ये क्यों लगा कि आपकी ये प्यारी सी पत्नी इतने जरूरी मामले में भी आपसे झूठ बोलेगी? चलिए, अब मैं आपके सवाल का जवाब देती हूँ। वह उसके थोड़ा और करीब आई। मेरा अपनी लड़ाई जीतने के लिए आपके साथ ये रिश्ता मजबूत करना बहुत जरूरी है। और एक राज की बात बताऊं, उसने धीमे से कहा। मैं चाहती हूँ कि हमारा परिवार जल्द पूरा हो जाए। मैं चाहती हूँ कि इस घर को खुशियां दूं, तभी तो एक अच्छी पत्नी कहलाऊंगी। और अब मैं भावनाओं से नहीं, समझदारी से काम लेना चाहती हूँ। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ, आपको एक अच्छी पत्नी बनकर दिखाऊंगी। कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। रचित कुछ पल उसे गंभीरता से देखता रहा। फिर उसने धीरे से उसे अपने और करीब कर लिया। शिवानी एक पल को घबरा गई थी। उसे मोनिका ठाकुर की बातें याद आने लगी। रचित की आंखों में गहराई थी, लेकिन उसमें नाराजगी नहीं थी। शिवानी ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन रचित ने उसके माथे पर प्यार से हाथ रख दिया। तुम्हारी लड़ाई अब मेरी लड़ाई है और तुम्हारी हर खुशी अब मेरी जिम्मेदारी है, उसने धीरे से कहा। शिवानी के होठों पर मुस्कान आ गई। ये हुई ना अच्छे पति वाली बात, उसने रचित के सीने पर हाथ रखते हुए कहा। रचित मुस्कुरा दिया। कसम से तुम हर बार मुझे हैरान कर देती हो। इतनी नजाकत, इतनी समझदारी कहाँ से लाती हो? उसने हंसते हुए कहा। शिवानी ने अपने बाल पीछे किए, मुस्कुराई। यही तो हर औरत का हुनर होता है। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि सही समय पर सही इंसान की कद्र करनी चाहिए।
पहले मैंने अपनी भावनाएं गलत इंसान पर खर्च कर दी थी, लेकिन अब मुझे लगता है मैं सही इंसान के साथ हूँ। उसने ये कहते हुए रचित के कंधे पर सिर रख दिया और रचित ने भी उसे अपने स्नेह और विश्वास के घेरे में समेट लिया। रात धीरे धीरे गहरी होती चली गई, दोनों के बीच की दूरियां खत्म होती चली गई। शिवानी ने अपनी इच्छा से इस रिश्ते को अपनाया था, क्योंकि वह अपने जीवन की नई शुरुआत करना चाहती थी। दोनों ने अपने रिश्ते को पूरे मन से स्वीकार किया और कुछ ही दिनों में शिवानी ने एक बेटे को जन्म दिया। मोनिका ठाकुर की बताई हुई बातें भी झूठी साबित हुई। अगर आज की कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छू लिया हो, तो आगे आने वाली रोमांच से भरी दिलचस्प कहानी के सफर में मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं।